वेलकम टू इंक पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ जो हैं वो एक एजुकेशनलिस्ट और मार्शल आर्ट ट्रेनर मुदस्सिर खान जदून साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। तो सर आज हमने बेसिकली जो डिस्कस करना है द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर पाकिस्तान, मतलब कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये प्रोग्रेस क्यों नहीं करता। तो आपकी तरफ मैं पहला सवाल करता जाता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कुछ अपनी आवाम तक कुछ बात पहुंचाने का मौका दिया। अभी आपने जैसे सबसे पहला सवाल किया कि प्रॉब्लम इन एजुकेशन सिस्टम, अभी सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रॉब्लम है क्या और एजुकेशन सिस्टम क्या है। सबसे पहले जब एजुकेशन के अंदर हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बाय बर्थ कैरी करके आते हैं, वो विदायशी तौर पे हमारे पास दस्तयाब होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मुआशरे के ऊपर से हम अडॉप्ट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में मेरे अपने भी 15-20 साल होने को आए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो मैंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होता, जो सबसे बुनियादी चीज़ है। क्योंकि आपने बात की प्रॉब्लम की, सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही करने वाले आपको बेशुमार मिलेंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे जी कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन उन प्रॉब्लम को हमने ओवरकम कैसे करना, उनके सोल्यूशन की तरफ कैसे जाना है, ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। यानी अगर मैं इस बात को सम अप करने की कोशिश करूं तो आपको टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, मोटिवेट करने वाले लोगों को इंस्पायर करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो जहाँ तक बात है एजुकेशनल प्रॉब्लम की कि प्रॉब्लम हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर कौन कौन से हैं, तो उनमें एक पूरी लंबी फहरिस्त है। अगर मैं उसको बयान करना शुरू कर दूँ तो मेरे ख्याल से हमारा जो प्रोग्राम का टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ा जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हमारे पास मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम चलता है जिसकी दो मेन फेज चलती हैं। सबसे पहले हमारे पास चलता है गवर्नमेंट और दूसरा हमारे पास चलता है प्राइवेट। लेकिन फिर इनके अंदर भी फिर हमारे पास सब क्लासेज आ जाती हैं, क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक इस्लामिक कंट्री है और हमारे मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर रखी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले लोगों का होता है कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छा कुरान पाक और मदरसा तालीम हासिल कर ले, जो कि हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर काउंट किया जाता है। इसके बाद हमारा सानवी आता है, सेकेंडरी आता है, हायर सेकेंडरी आता है, उसके बाद ग्रेजुएशन आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन आता है। हर एक के साथ अपने अपने मसाइल जो हैं वो जुड़े हुए हैं। यानी उसमें आप कहीं भी चीज़ को आप ये नहीं कर सकते। मुझे आप एक सिंपल चीज़ बताएं, कभी आपने अपने बच्चे के लिए एक्सपायर दूध को आपने कभी उठाया कि दूध एक्सपायर हो चुका है और आप अपने बच्चे के लिए उस दूध को आप लेके जाएं? ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ ना। तो सबसे बुनियादी मसला है कि हमारा जो करिकुलम है जिसे हम निसाब कहते हैं वो आउटडेटेड है। क्योंकि मैं ज़ाहिरी बात है जब प्रोग्राम के लिए आ रहा था ना मुझे थोड़े बहुत आइडियाज़ थे कि मैंने एजुकेशन को प्रोग्राम करना है, तो मेरे पास ये फेडरल की बुक है, सही है। ये मैं थोड़ी सी अपने ऑडियंस के तवज्जुह से मैं इसको बताना चाहूँगा कि इसका जो करिकुलम है ये हमारे पास, अगर मेरा कैमरा इसको फोकस कर सके तो ये देख ले कि ये हमारे पास केमिस्ट्री फॉर ग्रेड 12 इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम 2006 एट नेशनल स्टाइल गाइड। इन 2015 it was presented under the management and supervision textbook development principles and guideline design and layout। अभी देखिए हमारे पास अगर लोग कह रहे हैं कि केमिस्ट्री की बुक है ये अपडेटेड नहीं है, तो मेरे पास एक फिजिक्स की बुक भी पड़ी है, मैं उसकी भी आपको आउटलाइन बता दूंगा। दिस बुक इज बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2006। अभी यहाँ पे कि हमारा करिकुलम जो है वो 2006 का है, वो इम्प्लीमेंट और अप्रूव जाके 2015 में हो रहा है। इट्स मीन हमें अपने बच्चों के लिए निसाब को तरतीब देने में अगर 9 साल लग रहे हैं तो हम कैसे इस चीज़ को सोच सकते हैं कि हम अपनी एजुकेशन को बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं। तो देखिए जिस तरह आपने आउटडेटेड सिस्टम की बात की कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है, तो देखिए हम जब पढ़ रहे हैं आउटडेटेड चीज़ें, तो क्या ये आउटडेटेड चीज़ें पढ़ने से ही कोई फ़ायदा होता है हमें या नहीं? देखिए मैंने आपको एक सिंपल, मैंने इससे पहले अपनी बात के ऊपर आपको मिसाल दी थी कि अगर आप अपने बच्चे को एक्सपायर दूध देंगे तो उसका रिएक्शन क्या आएगा। असल में हमारे पास मसला ये है कि जो चीज़ एडवांस कंट्रीज़ के अंदर या डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जब एक्सपायर होना शुरू होती है तो वो यहाँ पे अरूज पाना शुरू करती है। मैं आपको एक सादा सी मिसाल दूंगा, मॉल्स का जो सिस्टम है आजकल आप जहाँ पे भी जाएं आपको मॉल्स नज़र आते हैं, इटालियन मॉल्स हो गया, सेवर मॉल्स हो गया, व्हाट्सएवर जितने भी आप नाम लेते चले जाएं, ये यूरोप के अंदर या डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर ये अब ख़त्म हो रहे हैं और हमारे यहाँ ये अरूज पा रहे हैं।
अभी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आपका ई कॉमर्स जो है वो पीक पे जा रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन उस स्टैंडर्ड तक हमें पहुंचते हुए मेरे ख्याल से 10, 12, 15, 20 साल तो कम से कम लगेंगे। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और हमारी जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो इस पर हमारे लिए सूदमंद होगी या करामद होगी? मैं बस ये एजुकेशनल इख्तिलाफ मेरा वाज़ह इख्तिलाफ है, मैं बाकी किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ। मेरा इस पर इख्तिलाफ है कि हमारा जो करिकुलम है उसको एडवांस तकाज़ों के ऊपर बच्चों के लिए आसानियाँ भी उसमें होनी चाहिए और लोगों के लिए बेहतरी भी उसके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है अभी रिसेंट तो आपको क्या ख्याल है इस एजुकेशन पॉलिसी में हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं या नहीं? देखिए, एजुकेशन पॉलिसी की जहाँ तक बात है, इसमें हम आगे डेवलप हम तब करेंगे, आगे हम तरक्की तब करेंगे, आगे तब जाएंगे जब हम सबसे पहले अपना माइंड बनाएंगे। हमें तो ये नहीं पता होता कि हमने घर क्या चीज़ लेके जानी है और क्या चीज़ नहीं लेके जानी, वो फ़ोन मैसेज करते करते हम उसका पता करते रहते हैं। हमारी एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास नारा लगाया जाता है कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। तमाम लोग इसे इत्तेफाक करते हैं उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। मुझे बताएं तो हम फिर अपना सिलेबस इंग्लिश में लेके क्यों चल रहे हैं? जाहिर बात है, इंग्लिश अब हमारे पास एडॉप्टेड लैंग्वेज है, बाय बर्थ नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ उसको प्रेफर किया जाता है, जो थोड़ा मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी के 2-4 अल्फाज बोल दिया जाता है उसको कहते हैं ये एजुकेटेड है। तो हमें इस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर आना पड़ेगा। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, अगर यही एजुकेशन पॉलिसी आज से 15-20 साल पहले आती तो मुमकिन था कि हम दुनिया के साथ कदम मिला के चलने की पोजीशन में आ सकते थे। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी की हमने बात की, उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा चल रहा है, जिस तरह ये तो बात होगी कि आउटडेटेड है, मगर हमारे करिकुलम में ये चीज़ होती है, हम चीज़ें पढ़ा तो देते हैं जी कि हमने वेक्टर लॉस पढ़ा दिए, हमने जी पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया, हमने और सब कुछ पढ़ा दिया, हमने मैथ्स में डेरिवेशन पढ़ा दी, इंटीग्रेशन पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा तो दिया, मगर हमें कहीं कभी भी ना हमारे करिकुलम में कहीं ये लिखा हुआ है, ना हमें टीचर्स बताते हैं कि यार ये लगे काम का। मतलब जब आप एक स्टूडेंट को ये बात बताओगे ही नहीं कि ये चीज़ लगनी कहाँ है, ये एम्प्लॉय कहाँ है, तो उसका इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। तो ये यानी आपके सवाल को अगर मैं आसान अल्फाज में अगर उसको डिफाइन करने की कोशिश करूं कि हाउ टू यूज़ द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस, कि हमने सही लफ्ज़ को सही जगह पे कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे तालिब इल्म को ये नहीं पता कि ये पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, उसको ये बता दिया जाता है ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेटल का काम क्या है, नॉन मेटल का काम क्या है, कहाँ पे ये हमारे लिए सूदमंद होंगे। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन को कैरी करके आऊँगा। एजुकेशन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, हमारा एक डॉक्टर बनता है, वो MBBS करता है, तो मुझे ये बताया कि पिछले 12 साल के अंदर जब वो इंटर लेवल तक जाता है, वहाँ पे उसने बायो तो चले उसका मेडिकल की फील्ड है, उसने पढ़नी है, वहाँ पे उसने जो मैथ पढ़ा है वो उसकी डॉक्टरी के अंदर कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, बीइंग अ मुस्लिम इस्लामियात तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम इंग्लिश को क्योंकि हमने दुनिया के साथ कम्पीट करना है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो वहाँ पे कहाँ पे जाकर उसका पैथागोरस लॉ उसकी डॉक्टरी के अंदर इस्तेमाल होगा। असल में हमें ये चीज़ें रिव्यू करने की ज़रूरत है कि हमने किस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स के ऊपर से, अपने तालिब इल्मों के ऊपर से जो एक्स्ट्रा बर्डन है उसको कम करना है। उसके लिए हमें सोचना है कि आया वो जितनी जल्दी हमारे तालिब इल्म से बर्डन कम होगा उतना जल्दी हम अपने तालिब इल्म को एक सूदमंद और मुफीद तालीम देने की पोजीशन में आ जाएंगे। अच्छा, इस बर्डन से ही आगे मैं क्वेश्चन लेके चलूँगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक स्टूडेंट पे प्रेशराइज बहुत कर देता है। मतलब 8 सब्जेक्ट्स हैं, 8 किताबें लानी है, उसके बाद अगर हम इंटर लेवल को छोड़ दें, हम एक छोटे प्राइमरी लेवल पे जाएँ तो हमारी जो है वो कोई 10 किताबें होती हैं, इंग्लिश की 2 किताबें, उर्दू की 2 किताबें, मैथ की 2 किताबें। तो मतलब इससे बर्डन पड़ जाता है एक बच्चे पे, और वो पढ़ने का और वो लर्निंग की जो चीज़ होती है उससे वो हटता जाता है। तो इसको किस तरह सेट करें? देखिए, यहाँ पे बुनियादी तौर पे चीज़ें ये आती हैं कि हम लोग एक मिसाल लेते हैं कि कभी भी किसी का चेहरा सुर्ख देख के अपना आप टमाटों से सुर्ख नहीं कर सकते। हमारा अलमिया ये है कि हम लोग एक अंडर डेवलप कंट्री के अंदर हैं और हम नकल करने की कोशिश करते हैं, निकाली करने की कोशिश करते हैं एक एडवांस लेवल की। हमारे बच्चे का लेवल और एडवांस डेवलप तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो सहूलियात हैं उनका बहुत डिफरेंस है। तो हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हम उस लेवल को नहीं अटेन कर सकते जब तक हम अपना सिस्टम पूरे का पूरा डेवलप करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आपने बात की हमारा छोटा बच्चा, उसकी 10 किताबें हैं, ठीक है, किताबें उसके लिए 10 ज़रूरी हैं, लेकिन मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उस बच्चे पे जितना भी उसका बोझ है वो कम से कम हो। उसके लिए हमारे पास ट्रेन टीचर नहीं है सबसे पहले, क्योंकि ट्रेन टीचर होगा उसको पता होगा ये बुक है, बुक बनाने का मकसद ये नहीं होता कि इसके अंदर अगर आपके 16 चैप्टर है कि 16 के 16 आपके फरफर आते हो। आप ये देखें कि मुआसरे के अंदर
इसके कौन से 10, 12, 14 हैं। आप अगर अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को उठा के देख लें जी जी तो क्या होता है, रैंडमली आप 50 सवाल याद कर लें, ठीक है, तो वो रैंडमली कभी 10 एक में, 10 दूसरे में, 10 तीसरे में। तो क्या कहा जाता है जी, बच्चे अगर आपने पास होना है 5 साल उठा लो, तैयारी कर लो, पास हो जाओगे। देखिए अगर वही सिस्टम आपने करना है तो आप किताबें अपनी छोटी कर लें। अगर वही सिस्टम आपने करना है, यहाँ पे ये है कि हमारे टीचर्स को डेवलप किया जाए, वो ये रिफेस देखें कि बच्चों के लिए कौन कौन सी चीज़ें एक किताब के अंदर ज़रूरी हैं। अभी जैसे रिसेंटली अगर मैं मौजूदा हालात की बात करूँ, आपका कोरोना लॉकडाउन आया, आपने कहा जी हम सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर कोरोना के अंदर आप सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं तो क्या आप स्टूडेंट के ऊपर से वो बोझ हटाने के लिए आप पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर सकते कि उसके ऊपर जितना बोझ है वो कम से कम हो सके। तो यकीनन आप अगर इसमें सोचें, हमारा मसला ये है कि जब चीज़ हमारे कंधों में आ जाती है, हम पे मुसलत कर दी जाती है, हम तब काम शुरू करते हैं, हम पहले काम नहीं शुरू करते। हमारा अलमिया ये है। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो देखें, हम जिस तरह रटलाइजेशन करते हैं, रटे लगाए पास हो गए, तो स्किल्स और टैलेंट इसमें किधर चला जाता है? देखिए अभी यही चीज़ है ना, मैं अभी रिसेंटली मेरा एक प्रोग्राम भी हुआ था, हमारा निज़ाम तालीम और 33 का आंकड़ा। हमें असल में एक ऐसे सिस्टम के अंदर जानबूझ के धकेला गया, क्योंकि जब हमने 1947 के अंदर से अंग्रेज़ के अंदर से आज़ादी हासिल की तो वो खुद भी इस बात हवाले से हैरान थे कि ये कैसी कौम है, ये कैसे डेवलप होकर ऊपर आ जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आए। हमें एक ऐसी पॉलिसी के अंदर डाला गया कि जहाँ पे इनकी जो सलाहियतें हैं वो किसी तौर पे निखर के ना आए, ये हमारे मोहताज हों। अभी हमने क्या किया कि हमने 1050 में से 1000 नंबर लेने वाले को तो हमने प्रेफर किया है, लेकिन जिसके अंदर स्किल्स एंड टैलेंट है, उसके अंदर 700 नंबर भी अगर हैं, उसके अंदर टैलेंट है, तो आप उसको नहीं निगलेक्ट कर सकते। आप देखिए आपके ईटा टेस्ट होते हैं। मैं रिसेंटली, क्योंकि मैं एबटाबाद के एरिया में बैठा हूँ, तो मैं एबटाबाद की मिसाल लूँगा। अभी 2018-19 के अंदर जिस बच्ची ने आपका ईटा टॉप किया, बोर्ड टॉप किया, उसके ईटा के अंदर उनके कितने मार्क्स थे, जरा आप एनालिसिस निकाल के देख लें ना। तो ये चीज़ें हैं कि जो आपने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ एग्जामिनेशन सिस्टम, ये एग्जामिनेशन सिस्टम का फला है, क्योंकि वहाँ पे जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो हमारा इतना करामत नहीं है कि वो टैलेंट्स के ऊपर काम कर सके। तो उसमें आपके पास ये सारे के सारे जो फ्लाज है वो सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। हुकूमत जितनी भी कोशिश कर ले, जब तक बैसियत आम शहरी हमारे अंदर वो शऊर बेदार नहीं होगा कि हमने मुआशरे के अंदर अपने आप को कैसे आगे लेके जाना है, तो हम इस चीज़ में कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, आज का आखिरी सवाल आपके साथ करता चलता हूँ, और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इसका कितना इम्पैक्ट है हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ ख़राब करने में और हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब करने में? देखें, आपने बात वो छेड़ी है कि मुझे ना आपने ज़मीन का छोड़ा है ना आसमान का छोड़ा है, तो मैं इसको सिंपल ये कहूँगा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी ख्याल ख्वाहिश पे दम निकले। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमारे माशरे का वो नसूर है जिसमें सबसे ज़्यादा पिस्ता जाके वो है जो हकीकी मायनों में तालीम से आरास्ता होना चाहता है, सबसे ज़्यादा वो पिस्ता जाके। अभी आप देखें आपके एजुकेशन सिस्टम में, वहाँ पे आपके पास केसेस क्या आते हैं जी, फ़लान टीचर ने फ़लान स्टूडेंट को उसकी बात ना मानने की वजह से, उसका प्रपोजल ना मानने की वजह से, उसकी जो एग्जामिनेशन सिस्टम था वहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया, उसको हेल्ड कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया। डिफरेंट केसेस आ रहे हैं। अभी यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे सिस्टम के अंदर क्या है, आप अगर हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, आपको मेल्स के अंदर टॉपर बहुत कम मिलेंगे, आपको फीमेल्स के अंदर टॉपर ज़्यादा मिलेंगे। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, इसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। ये उसी वक्त होगी जब हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर से मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट निकलेगा। कॉन्सेप्ट निकलने से मेरी मुराद ये नहीं, आप उसको निकाल इस सेंस में नहीं सकते। जब आपका एक टीचर क्लास के अंदर जा रहा है और वो इस मेंटालिटी से जा रहा है कि मैं एक लड़के को पढ़ाने जा रहा हूँ या लड़की को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों? तालीम की ज़बान में, एजुकेशन की ज़बान में सीखने वाला ख्वा मर्द हो ख्वा औरत हो, उसको एक नाम दिया गया है, दैट इज़ अ स्टूडेंट। जब तक आप वो शागिर्द की लोगत लेके नहीं जाएंगे तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपके लिए एक नासूर की मानद आपके साथ चिपटा रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज हमारे साथ आप बैठे मुदस्सिर सर, और आपने हमें जो है इतनी इन क्वेश्चंस का आंसर किया और हमारे एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज बताए, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि लोग आके फ्लॉज बता जाते हैं और मतलब सोल्यूशन नहीं बताते करना क्या है। आपने हर क्वेश्चन के साथ जो है उसका एक सोल्यूशन होता है कि हम ये कर सकते हैं। और लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह इन्होंने बोला कि हमें हमारी पॉलिसीज़ चेंज करनी है, वो सब कुछ कर रहा है, मगर एक एज ए इंडिविजुअल हमें ये देखना चाहिए कि हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं, हमने कितनी आवाज़ उठाई है उसके लिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद हम ये बात करें कि भाई हमारी गवर्नमेंट लेवल पे ये गलत है और ये ठीक है। इसी के साथ जो है वो शो का अख्ताम करता जाता हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।